नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। आज न्यूज रूम लाइव में हम बात करेंगे भारतीय राजनीति में मची हलचल की, दिल्ली में ऑटो हड़ताल की, और बात करेंगे खेल की दुनिया की। डोप टेस्ट के बाद किस तरह से एक नए रेसलर का नाम आ रहा है जो रियो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, हम बात करेंगे और साथ ही साथ श्रद्धांजलि देंगे भारत के मिसाइल मैन की। लेकिन वक्त है इस वक्त न्यूज रूम लाइव में हेडलाइंस का। कर्फ्यू हटते ही कश्मीर में फिर हिंसा, झड़पों में सुरक्षा कर्मियों समेत दर्जनों लोग घायल। जीएसटी पर सरकार को फिर झटका, इस हफ्ते भी नहीं पेश होगा जीएसटी बिल। इलाहाबाद में लगा विवादित पोस्टर, मायावती को स्वप्न का और दयाशंकर की पत्नी स्वाति को बताया दुर्गा। हिलेरी ने रचा इतिहास, बनी अमेरिकी राष्ट्रपति पद की प्रथम महिला उम्मीदवार। रियो ओलंपिक में नरसिंह की जगह कुश्ती संघ ने आईओए को भेजा प्रवीण राणा का नाम। हेडलाइंस के बाद चलिए न्यूज रूम लाइव में हम खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज 27 जुलाई, आज से ठीक एक साल पहले भारत की एक अजीम शख्सियत, भारत का वो मिसाइल मैन, भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम हमारे बीच से रुखसत हो गए। आज ठीक एक साल हो गया उनको इस दुनिया से गए हुए, लेकिन आज भी वो हमारे दिलों में उसी तरह से मौजूद हैं जैसे वो पहले थे। उनके जीवन से जुड़ी हुई बातों पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ सिमरन जुड़ रही हैं। सिमरन, एपीजे अब्दुल कलाम को गुजरे हुए एक साल हो गया। उनके जीवन को हम लोग एक आदर्श के तौर पे देखते हैं। क्या कुछ है उनके जीवन में जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं? वो एक साइंटिस्ट थे। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनका इंतकाल एक स्पीच देते हुए हुआ था, उसमें उनको हार्ट अटैक आ गया था। फिर एक उनके कुछ समय बाद ही हमें ये खबर मिली थी कि उनका इंतकाल हो गया है, जो सभी के लिए एक बहुत दुख दर्द खबर थी। जाहिर सी बात है, एक ऐसा राष्ट्रपति, भारत रत्न, जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस देश के लिए लगा दी, भारत को एक मिसाइल में उच्च तकनीक पर पहुंचाने वाला वो शख्स जो बच्चों से बेहद ही प्यार करता था, उसका जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उसका एक एक लम्हा उसकी जिंदगी का अगर उसको हम फॉलो करके आगे बढ़े तो जरूर इस देश के नौजवानों में खासकर देश के लिए एक देशभक्ति और साथ ही साथ तरक्की की भावना भी बढ़ेगी। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं भारतीय राजनीति की। भारत का वो उत्तरी छोर पे बसा हुआ राज्य जो भारतीय पड़ोसी मुल्क की बदनिगाह का केंद्र बनता रहा है। भारतीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर पहुंचे और वहां के हालात पे समीक्षा की। समीक्षा के बाद उन्होंने तमाम तरह के दिशा निर्देश सुरक्षा कर्मियों को भी दिए, वहां की सरकार से भी बात करी ताकि हालात जल्द से जल्द सामान्य हों। लेकिन इस बीच कश्मीर की तरफ से भी तमाम तरह के बयानात आते रहे जो भारत में इस आतंकवाद की गतिविधियों को समर्थन देते नजर आ रहे थे। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि कश्मीर के जिन हिस्सों में कर्फ्यू लगा था उनमें से कुछ हिस्सों से कर्फ्यू हटा लिया गया। लेकिन क्या शांति का माहौल इस कर्फ्यू हटने के बाद कायम हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से पड़ोसी मुल्क लगातार अपनी गतिविधियों को तेज करता जा रहा है, आतंकवाद को समर्थन देता जा रहा है, उस पे एक बड़ी चिंता का विषय है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए स्मिता, खबर थी जो कश्मीर से कर्फ्यू हटा, लेकिन उसके बाद भी कुछ हिंसा की खबरें आई हैं। कैसी चिंता अब व्यक्त की जा रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सुरक्षा प्रशासन की तरफ से?
तमाम तर कोशिशें की गई भारत की तरफ से, लेकिन हालात अभी भी सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी, हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन अभी दिख रहा था हमें कि हालात सामान्य शायद हो जाएंगे, जिसको देखते हुए कर्फ्यू हटा लिया गया। लेकिन अब जैसे ही कर्फ्यू हटा, वैसे जो घटना की, जो हिंसा की जो वारदात है, वो उसकी एक थोड़ी बहुत जो बानगी है वो देखने को मिली। देखिए, फिर से एक बार जो आम लोग हैं और जो सुरक्षाकर्मी हैं उनके बीच में फिर से झड़प देखने को मिली, जिसमें 9 लोग घायल भी हुए हैं। और फिर इसका परिणाम ये निकल के आया कि जो धीरे धीरे जो परिवहन और जो दूरसंचार, ये सब सेवाएं जो धीरे धीरे शुरू होने वाली थी, वो भी ठप हो गई हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी वहां पे सिर्फ दूरसंचार सेवा जो BSNL है वही अपनी सेवा दे सकती है। अभी प्राइवेट सेक्टर्स अभी वहां पे अपनी सेवा नहीं दे रहे हैं दूरसंचार के मामले में। फिलहाल उनकी भी सेवा इस वजह से बाधित हो रही है। जिस तरह से एक वीडियो भी आया था कि अलगाववादी नेता इन्हें फंडिंग कर रहे हैं, पत्थरबाजों को, तमाम तरह की जो अशांति फैलाने वाली हरकतें हो रही हैं उसके लिए फंडिंग हो रही है बाकायदा तौर पे। तो इसको लेकर अभी कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाई है कि कौन लोग थे, क्या किस तरह की कार्रवाई होगी, क्योंकि जब तक इन लोगों की ये फंडिंग का जो चेन है इसको नहीं तोड़ा जाएगा तब तक इस तरह की स्थिति बनती रहेगी, क्योंकि बेरोजगारी कश्मीर में भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जी, बेशक ये सबसे बड़ी समस्या, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि बेरोजगारी जो है वो कश्मीर में बहुत बड़ी समस्या है। और हम सब ने देखा, ये वीडियो काफी वायरल हुआ और स्पष्ट तौर पर उसमें ये दिख रहा था कि जो अलगाववादी नेता हैं, जो गिलानी हैं, उनके जो आदमी हैं, वो लोग 500-500 रुपए देकर और पत्थरबाजी का काम करवाते हैं। और 500 रुपए मैं समझती हूँ एक बेरोजगार युवा के लिए एक दिन का 500 रुपए बहुत काफी होते हैं। तो इसके चलते अभी जब तक वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ था स्थिति थोड़ी सामान्य दिखी थी, लेकिन अब जब वहां से कर्फ्यू हटा लिया गया है, जब वहां से धारा 144 हटा ली गई है, तो इसको देखते हुए जो पत्थरबाजी करने वाले लोग थे उन लोगों ने फिर से ये फंडिंग शुरू की होगी। इसी के तहत फिर से ये पत्थरबाजी शुरू हो गई। राजनाथ सिंह जिस तरह से कश्मीर पहुंचे, उसके बाद उन्होंने उनकी जो मीटिंग हुई सिविल सोसाइटी के लोगों से, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से, उसके बाद उनमें भी कुछ कॉन्फिडेंस नजर आया था। जिस तरह से वो बाद में मीडिया के सामने आई, उनकी सारी तमाम बातें, उससे लग रहा था कि उन्हें भी कॉन्फिडेंस है कि अब हालात सामान्य होंगे। लेकिन इस तरह से स्थिति बिगड़ना कि कर्फ्यू जहां हमने हटाया उसके बाद स्थिति फिर खराब, यानी कहीं ना कहीं एक प्लानिंग के तहत ये लोग अशांति घाटी में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालात सामान्य होने की जो कोशिश है भारत की तरफ से हो रही है, उसको कहीं ना कहीं डिरेल करने की कोशिश लगातार जारी है। बिल्कुल, दरअसल बात यह है शाकिर की जो वो एरिया है कश्मीर जो हमारा है, वो हम जानते हैं कि पाकिस्तान से कितना ज्यादा सटा हुआ है और पाकिस्तान के इरादे कभी भी भारत के लिए पाक नहीं रहे हैं, ये भी सबको पता है। तो राजनाथ सिंह का वहां जाना, लोगों से मिलना, सबसे बातचीत करना, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेकर आया। लेकिन जो हालात अब हमारी आजादी को 70 साल हो जाएंगे, जो हालात अब कह सकते हो जो 70 सालों से चला आ रहा है, वो राजनाथ सिंह के 2-3 दिन जाकर और कॉन्फिडेंस डेवलप करने से इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाले हैं। अभी इसमें टाइम लगेगा। लेकिन चलिए, पाकिस्तान की नापाक हरकतें लगातार जारी हैं और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अगस्त में इलेक्शन होने जा रहे हैं, जहां नवाज शरीफ की पार्टी उस इलेक्शन में हिस्सा ले रही है और उसी को देखते हुए तमाम ये हलचलें भारतीय ऑक्युपाइड कश्मीर, भारतीय कश्मीर में की जा रही हैं। कहीं ना कहीं एक राजनीतिक गेम खेला जा रहा है नवाज शरीफ की तरफ से, ताकि उनकी पार्टी POK में सत्ता हासिल कर सके। राजनीतिक फायदे के लिए पूरे कश्मीर को झोंका जा रहा है आतंकवाद के दायरे में। चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय संसद ने एक बिल पास किया, बाल श्रमिकों को लेकर एक अमेंडमेंट बिल पास हुआ, जिसके बाद ये बाल श्रम का कानून और मजबूत होगा ये माना जा रहा है। इस बिल में और क्या खास है और क्या अमेंडमेंट हुए, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ शरद हैं। शरद, ये अमेंडमेंट बिल आया जिससे चाइल्ड लेबर को हम और मजबूत तरीके से रोक सकते हैं। क्या कुछ नया अमेंडमेंट हुआ इसमें? जो पिछला बिल था उसमें अमेंडमेंट के बाद ये पास किया गया पार्लियामेंट की तरफ से। आपको बता दें, जब भी बाल मजदूरी को लेकर के बिल पारित होता तो इसमें सबके पास काफी बहाने आ जाते हैं। हालांकि 1986 से जब संसद में बिल पास हुआ था तो उसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों को उस दायरे में लाया गया था जो उस समय काम नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ये जो अभी बिल जो पास हुआ है, इसमें 14 साल से कम बच्चे नौकरी पे नहीं जा सकते हैं। उनके लिए काफी सारी कैटेगरियां डिवाइड कर गई हैं। जो केमिकल फैक्ट्री में नहीं काम कर सकते, वो बच्चे 14 से 18 साल तक वहां काम कर सकते, जहां तक उनके हेल्थ, उनके स्वास्थ्य को लेकर के कोई दिक्कतें ना हो, वहां पे कर सकते। लेकिन इसमें एक सबसे रोचक बात यह है कि अगर इस कानून का उल्लंघन करते कोई पाया जा रहा है तो उसमें सजा यापिता के तौर पे बच्चे नहीं, उनके मां बाप होंगे। इसमें सबसे रोचक बात यह नजर आ रही है। ठीक है शरद, इस बिल में एक खास बात यह भी है कि जो इस
पेनल्टी में अगर चाइल्ड लेबर करता हुआ किसी फैक्ट्री में कोई बच्चा पकड़ा जाता है तो उसके मालिक के खिलाफ जो पहले नॉन कॉग्निजेबल केस दर्ज किया जाता था, अब वो कॉग्निजेबल हो गया है, यानी पुलिस बिना किसी वारंट के सीधे गिरफ्तार कर सकती है। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक पेच ये भी है कि वो बच्चे जो घर के किसी काम में लगे हुए हैं फैमिली के साथ, उनको इसमें छूट दी गई है, लेकिन उन्हें ये काम स्कूल आवर्स के बाद यानी स्कूल से आने के बाद करना होगा, तब उन्हें ये छूट मिलेगी। चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पोस्टर विवाद कोई नया नहीं है। जब से उत्तर प्रदेश विधानसभा 2017 की तैयारियां शुरू हुई, उसके बाद लगातार हमने एक के बाद एक पोस्टर देखे। केशव प्रसाद मौर्य का भी पोस्टर आया, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता कहें, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा लीडर इस तरह के पोस्टर पर से अपना पल्ला झाड़ने के बाद इन्हें कार्यकर्ताओं के ऊपर डाल देता है। और एक पोस्टर अब फिर सामने आया है जिसमें स्वाति सिंह दिखाई दे रही हैं। क्या कुछ है इस पोस्टर में, हमें बताएंगे स्मिता। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर नया पोस्टर। जी, इस बार फिर एक नया पोस्टर आया है जिसमें स्वाति सिंह जो हैं, जो काफी 3-4-5 दिनों से जो चर्चा में आई हैं, दया शंकर सिंह पे जो आरोप लगे, इल्जाम लगे, जो उनको गालियां दी गई, वो पोस्टर्स जब आए और उनको मतलब इस तरह के अभद्र जब यूज किए गए उनकी पत्नी और उनकी बेटी के लिए, तो स्वाति सिंह निकल कर आई, जिनको हम कल तक जानते भी नहीं थे, वो निकल कर आई। और अब ऐसा हो गया है कि स्वाति सिंह के लिए पोस्टर जारी किया गया। मैं यहाँ आपको एक पोस्टर ये दिखाना चाहूंगी, आप एक बार हमारे दर्शकों को ये पोस्टर मैं दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से इस पोस्टर में जो स्वाति सिंह है, इनको दुर्गा माँ के रूप में दिखाया जा रहा है। ये स्वाति सिंह को दुर्गा माँ के रूप में दिखाया जा रहा है। इस पोस्टर में सबसे रोचक बात ये देखिए कि जो ये केशव प्रसाद मौर्य हैं, इनको राम भगवान के रूप में दिखाया गया और इनके जो लक्ष्मण बने हैं, इनके दया शंकर सिंह जो हैं, ये लक्ष्मण मतलब इनके छोटे भाई बने हैं, लक्ष्मण बने हैं। तो ये दया शंकर सिंह, जिनको अभी कुछ दिनों पहले निलंबित कर दिया गया था, जिन पे 6 साल के लिए जिन्हें निलंबित किया गया, जिनको पद से हटा दिया गया, आज यूपी में बीजेपी की सरकार ने इनको लक्ष्मण बनाकर लक्ष्मण के तौर पर पेश किया है और इनकी बीबी को दुर्गा माँ का संज्ञा दिया। और सबसे रोचक बात आप ये देखिए, मायावती को यहाँ सूर्पनखा की अवतार में देखा गया है। ये सबसे रोचक बात है इस पोस्टर की कि मायावती को एक राक्षस के रूप में, माफ कीजिएगा, एक सूर्पनखा के रूप में, जो कि हम सब जानते हैं कि रामायण काल की एक राक्षस थी, वो उनके रूप में मायावती को प्रस्तुत किया गया है। लेकिन इस पोस्टर में सबसे रोचक बात मेरे हिसाब से ये रही है कि जिस कल तक जिसको उन लोगों ने निलंबित किया, जिस दया शंकर के लिए सबने खेद व्यक्त की, हर किसी ने माफी मांगा, जिन पर प्रतिबंधित किया गया, उनको यहाँ पे लक्ष्मण बनाकर पेश किया गया है इस पोस्टर में। तो ये पोस्टर यूपी से आप देख सकते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश में ये पोस्टर वार अब और आगे बढ़ेगा जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आगे आएंगे, और कहीं ना कहीं बड़े नेता इन पोस्टरों से अपना पल्ला झाड़ लेंगे और कार्यकर्ताओं पे इस सब पोस्टरों का ठीकरा फूटेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी हुई खबर, बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार देश में एक बड़े चेहरे के, थर्ड फ्रंट के एक बड़े चेहरे के रूप में एक विकल्प के तौर पे उभरे, और उनको तमामी वो दल जो कांग्रेस और बीजेपी से अलग हैं, उन्होंने समर्थन दिया। और उसके बाद वो उनका कद लगातार बढ़ा और उन्होंने लॉबिंग शुरू करी कि आगामी लोकसभा चुनाव में वो खुद को किस तरह प्रधानमंत्री के रूप में पेश करे, या उनके समर्थकों ने ये कोशिश शुरू कर दी कि नीतीश कुमार एक प्रधानमंत्री की शख्सियत के तौर पर उभरें और 2019 में आने वाले चुनावों में वो आगे बढ़ें। इसी को देखते हुए नीतीश कुमार अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार उनके दौरे हो रहे हैं। अब इस बार वो उत्तर प्रदेश पहुंचे और बीएसपी से निष्कासित आर.के. चौधरी की आयोजित रैली में वो पहुंचे और वहां सभा को संबोधित किया। क्या कुछ हुआ, नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, शरद से हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको बताया था मैंने, पहले भी यूपी विधानसभा चुनाव 2017 करीब आ रहा था, इसमें सारी पार्टी अपने दांव पेच आजमाने में लगी हुई हैं। ठीक वैसे ही बिहार के मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार ने छोटे दलों के सहारे यूपी में अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की। साथ ही आर.के. चौधरी की पार्टी में वो गए, शिरकत किए, और वहां पे नीतीश कुमार ने आड़े हाथ लेते हुए बसपा सपा को सबको आड़े हाथ लिया, और उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक जो छोटे तबके के लोगों की राजनीति हुई है, जिसको दिखाया गया है विकास के मुद्दे पे छोटे तबकों के लोगों को आगे लाया गया है राजनीति में, लेकिन हालांकि ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है यूपी में। इन्होंने कहा कि छोटे तबकों की राजनीति जो होती रही है लोगों को लेकर के, वो कहीं ना कहीं यूपी को पीछे ले गया है। और इन्होंने जो बिहार में शराब बंद करने का, जो शराब बंद हुई है, उस मुद्दे पे भी यहाँ सारी राजनीतिक पार्टियों को बहुत ही ज्यादा कोसा, और इन्होंने ये भी कहा कि जो बिहार में शराब को लेकर के जो नियम निकाले गए वो यूपी में भी होने चाहिए।
शरद, जिस तरह नीतीश कुमार आके यहाँ पर सपा पे हमला बोलते हैं, बीएसपी को निशाने पर लेते हैं, लेकिन उनका ही गठबंधन जहां लालू यादव से है वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है समाजवादी पार्टी के खिलाफ। उत्तर प्रदेश में वो आने को भी तैयार नहीं है। तो ऐसे में क्या बिहार में जो गठबंधन है उस पर कुछ असर पड़ेगा? नहीं, देखना ये कहना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में कोई भी चीज बिना देखे कॉन्फिडेंस से बोलना काफी नहीं बोला जा सकता है। तो इस पे कोई टिप्पणी करना सही नहीं होगा, क्योंकि अब यूपी चुनाव आ रहा है, काफी करीब आ रहा है। तो इसमें काफी दांव पेच और बसपा सपा, अब लालू प्रसाद यादव को भी लेकर के नीतीश कुमार यादव, सारी चीजें सामने आएंगी, ये देखने के लिए देखना होगा। चलिए, राजनीति पल पल अपनी करवट लेती रहेगी और रंग बदलती रहेगी, लेकिन अब बात आप लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, खासकर दिल्ली से जुड़ी हुई। दिल्ली में इससे पहले भी डेंगू ने अपने पांव पसारे थे और उसका एक भयावह रूप हमने दिल्ली में देखा था। एक बार फिर डेंगू की शुरुआत हो चुकी है और खबर है कि एक मौत भी डेंगू से हो चुकी है। कितनी तैयार है दिल्ली? क्योंकि दिल्ली में दिल्ली की सरकार तमाम राजनीतिक दांवपेच तो खेलती रहती है, बयानबाजी और इस तरह की चीजें होती रहती हैं कि दिल्ली के स्वास्थ्य को लेकर कितनी सजग है, इसका नमूना हमने पिछली बार भी देखा था। भयंकर स्थिति हमारे सामने उपजी थी, क्योंकि दिल्ली ऐसा केंद्र है जहां अन्य राज्यों से भी लोग अगर बीमार होते हैं तो दिल्ली का रुख करते हैं। लेकिन अगर दिल्ली में ही स्वास्थ्य सेवा चरमरा जाए तो क्या होगा? एक मौत डेंगू से हो चुकी है, आगे की स्थिति ना बिगड़े, इस पे दिल्ली कितनी तैयार है? हरी, कल एक मौत सामने देखने को मिली है जो डेंगू से हुई है। इसकी पुष्टि कल स्वास्थ्य विभाग ने करी है। ये एक 17 साल की महिला थी जो पिछले काफी दिनों से बीमार थी, और जब उनकी डेथ रिपोर्ट आई तो उसमें डेंगू की पुष्टि हुई, और अभी तक 90 मामले दर्ज कर लिए गए हैं। और हेल्थ विभाग ने यह भी बताया कि पिछले साल 15,873 मामले सामने आए थे, जो कि बहुत विचारणीय बात है। तो इसको लेके काफी सजग है स्वास्थ्य विभाग दिल्ली का। चलिए, 90 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, एक मौत बहुत गंभीर मामला है। 90 मामले कोई छोटे आंकड़ा नहीं है। अगर ये स्थिति अभी नहीं संभाली गई तो जिस तरह से मानसून की बारिश लगातार हो रही है और जगह जगह जल भराव, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ बयानबाजी, और उसके चलते डेंगू ने अपने पांव पसार लिए। दिल्ली में अभी मुश्किलें नहीं रुक रही, क्योंकि दिल्ली में अब मुश्किलें ऑटो को लेकर हैं। ऑटो चालक कल से हड़ताल पर हैं और दिल्ली सरकार से वो ओला कैब को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की बात कर रहे हैं। खबर यह है कि आज शायद 3 बजे के आसपास ऑटो चालक और दिल्ली सरकार के बीच बातचीत हो। क्या कुछ स्थिति है, इस पे फिर शरद हमारे साथ जुड़ेंगे। शरद, ऑटो चालकों ने जिस तरह से हड़ताल की घोषणा की, 2 दिन से हम देख रहे हैं लगातार लोगों को परेशानी भी हो रही है। उसके बाद दिल्ली सरकार अब कुछ हलचल मच रही है वहां पर। सुना है कि 3 बजे के आसपास कोई मीटिंग होने जा रही है इन दोनों के बीच। क्या कुछ नतीजा आ सकता है और कहां तक ये बात पहुंचेगी? हाँ, जैसा कि आप बता रहे हैं अभी कि आज मीटिंग भी है, ये सही बात अभी आई है। और दिल्ली में जो ऑटो हड़ताल पे, ऑटो रिक्शा जो ऑटो टैक्सी हड़ताल पे है, वो उसका आज दूसरा दिन है। और बता दें, कल से काफी दिल्ली वालों को काफी दिक्कतें हुई, ऑफिस जाने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं सामने आने जाने में। इस बीच आज सरकार ने ऑटो टैक्सी यूनियन से बातचीत करने के लिए बुलाया भी है। लगभग दोपहर में 3 बजे के करीब की बात आ रही है सामने। और इसमें एक बात और सामने आ रही है कि जो दिल्ली के कुछ यूनियन सदस्य हैं, वो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके घर के सामने भी धरना करने जा रहे हैं। शरद, बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि ऑटो चालक जिस वक्त यूपी का, ये दिल्ली का, माफ कीजिएगा, दिल्ली का जब इलेक्शन हुआ तो आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े समर्थक के रूप में थे। सबसे बड़ी बड़ी रैलियां ऑटो चालकों की केजरीवाल ने की। लेकिन उसके बाद ऐसी क्या स्थिति आई कि ऑटो चालक उनकी सुनने को तैयार नहीं, उनके घर के बाहर धरना दे रहे हैं। तो एक चिंता का विषय है आम आदमी पार्टी और सरकार दोनों के लिए। नहीं, ये एकदम सही बात है कि ये बहुत ही चिंता की बात है। जब दिल्ली में चुनाव हुए थे उस समय केजरीवाल ने बहुत सारे वादे किए थे ट्रेवल ऑटो टैक्सी को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अपने मुद्दे किए थे उस पर खरा नहीं उतर पाए हैं। ये अब जो सूत्रों की खबर आ रही है उसमें वो लोग काफी दुखी हो रहे हैं अपने जैसे सोर्स ऑफ इनकम जिसका ऑटो या टैक्सी चला के है, वो उनका कहना है कि जो चुनाव के समय जो भी राजनीति हुई थी उसमें केजरीवाल ने जितने भी मुद्दे किए, उस मुद्दे को लेकर के उस पे से उन्होंने एक भी मुद्दे पे खरा नहीं उतरे हैं। तो इस पे वो काफी नाराजगी जता रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही बड़ा चिंता की बात है कि देश की राजधानी दिल्ली में कल से आज दूसरा दिन है और ऑटो टैक्सी हड़ताल पे, बहुत ही चिंता की बात है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ममता बनर्जी का भी साथ मिल रहा है।
कि वो इस तीसरे मोर्चे में उनके समर्थन में सामने आई हैं। नीतीश कुमार के समर्थन में क्या कुछ कहना है ममता बनर्जी का, आइए जानने की कोशिश करते हैं प्रीति से। प्रीति, किस तरह का बयान आया ये ममता बनर्जी की तरफ से नीतीश कुमार के लिए? ममता बनर्जी ने ये कहा है कि नीतीश कुमार तीसरे मोर्चे के लिए सबसे बेहतर लीडर बन सकते हैं। तो जो विधानसभा चुनाव होंगे उसके लिए नीतीश कुमार को ममता बनर्जी का पूरा खुला समर्थन मिला है। और वहीं पर जब बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे तो वो लालू प्रसाद यादव ने गठबंधन में अपना साथ दिया था, लेकिन उन्हीं लालू प्रसाद यादव का अब ये कहना है कि वो यूपी में जेडीयू को कोई भी गठबंधन नहीं देंगे और ना ही उनकी पार्टी यूपी विधानसभा में अपना कोई भी उम्मीदवार खड़ा करेगी। यानी यूपी चुनाव में ममता बनर्जी भी उत्तर प्रदेश में अपना जोर चलाएंगी, अपना भाग्य आजमाने के लिए तैयार है। वो नीतीश कुमार के समर्थन में है। जी बिल्कुल नीतीश कुमार के समर्थन में है और वह ये चाहती हैं कि नीतीश कुमार यूपी विधानसभा में बहुत अच्छे से प्रदर्शन करे और उनकी पार्टी जेडीयू एक प्रभुत्व वहां पे दिखाए। एक जिस तरीके से नीतीश कुमार आज रैलियां कर रहे हैं और यूपी विधानसभा के लिए पूरी तैयारियां कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं उसको देखते हुए लग भी रहा है कि ममता और ममता का समर्थन भी नीतीश को काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। चलिए, बड़ी दिलचस्प बात है राजनीति में, जहां एक राज्य में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक साथ खड़े नजर आते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश की जब बात आती है तो उत्तर प्रदेश आते आते लालू और नीतीश अलग अलग और ममता उनके साथ खड़ी होती है। चलिए अब बात करेंगे अमेरिका की राजनीति की। अमेरिका में एक महिला उम्मीदवार के तौर पर हिलेरी क्लिंटन अब अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित हो चुकी हैं। उनको कई पार्टियों का समर्थन है और इस पे अधिक जानकारी हमें स्मिता देंगी। स्मिता, कितनी बड़ी खबर है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने भाषण दे रहे थे और विवादास्पद बयान दे रहे थे, उस बीच में उनको भी समर्थन हासिल था, ऐसा नहीं कि वो कहीं पीछे छूट रहे थे। ऐसे में हिलेरी क्लिंटन का नाम सामने आने के बाद अब किस तरह की राजनीति अमेरिका में? सबसे पहले तो शाकिर, ये बहुत ही बड़ा जो है दिन है, बहुत ही बड़ा। हम इसे एक इस तरीके से देखें तो ये ऐतिहासिक फैसला है, एक ऐतिहासिक ये बात है कि हिलेरी क्लिंटन पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है और अमेरिका जैसे देश की, जो कि हर किसी को पता है कि सर्वोपरि देश है, वहां की एक महिला राष्ट्रपति सबसे पहले तो वो उसकी उम्मीदवार बनी है। इसके लिए बहुत बड़ा दिन है। दूसरी बात ये कि हाँ, काफी दिनों से हम देख रहे थे राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी के जो डोनाल्ड ट्रंप थे और इनके बीच में काफी सारी चीजें हुई। कई बार ऐसा हमें लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ज्यादा लोकप्रिय है हिलेरी क्लिंटन से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने काफी गलतियां की, काफी बेतुके से बचकाने से बयानबाजी की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आप देखें अगर अमेरिका का इतिहास उठाकर तो आप ये समझ जाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग मेरे ख्याल से अमेरिका में राष्ट्रपति पद तक पहुंचने की वो नहीं रखते, क्योंकि आप देख लो कि डोनाल्ड ट्रंप का जो बैकग्राउंड है वो एक कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी करने वाले रह चुके हैं और इस तरीके से वो जो ये चीजें थी, ह्यूमर था, वो अपने जो भाषण देते थे उसमें भी लेकर आते थे। हालांकि वो वहां के बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं के तौर पे अब जाने जाएंगे, वो वहां के बहुत ही लोकप्रिय शख्सियत हैं, लेकिन इसके बावजूद वो राष्ट्रपति पद के लिए हिलेरी के सामने पहले से ही थोड़े कम थे, लेकिन अब तो ये बात साबित भी हो गई। अमेरिका में जिस तरह से सीनियर जॉर्ज बुश और फिर जूनियर जॉर्ज बुश आए, उसके बाद जिस तरह से बराक ओबामा आए, एक अश्वेत पहली बार अमेरिका का राष्ट्रपति बना, उसके बाद ये एक ऐतिहासिक कदम और एक महिला अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के तौर पे पेश हो गई। अश्वेत के बाद एक महिला, यानी कि अमेरिका में भी अब नए तरह के चेंजेस आ रहे हैं। जिस तरह से भारत में महिलाओं को राष्ट्रपति पद तक हमने पहुंचाया भारत में, लेकिन अमेरिका में ये पहली बार अब जाके हो रहा है। जी बिल्कुल, आप इसके पहले आप 2008 में देख लो, जब पहली बार बराक ओबामा वहां के राष्ट्रपति बने, तब वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास था, क्योंकि पहली बार कोई अश्वेत जिसको व्हाइट हाउस मिला था, जिसका नाम ही व्हाइट हाउस रखा है उन लोगों ने, वो पहली बार किसी अश्वेत को मिला था और इस बार एक महिला उपराष्ट्रपति बनेंगी। और सबसे बड़ी बात है इसमें, एक रोचक बात यह है कि जो मिशेल ओबामा है, जो ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा है, आपको याद होगा जब 2008 में इलेक्शन हुए थे वहां पे, उस समय भी हिलेरी क्लिंटन थी, उस समय बराक ओबामा के जो अपोजिट में खड़ी थी वो हिलेरी क्लिंटन ही थी और दोनों के रिश्ते इसकी वजह से कहीं ना कहीं तल्ख हो गए थे इलेक्शंस में एक साथ खड़े होने की वजह से। हमने कई राइटर्स भी आए जिन्होंने इसके ऊपर बुक्स भी लिखे, लेकिन कल परसों की बात है जब हिलेरी क्लिंटन ने भी आकर सामने खुलकर बोला कि डोनाल्ड ट्रंप के बदले हिलेरी क्लिंटन सबसे सही व्यक्ति हैं राष्ट्रपति के लिए, तो आप समझ सकते हो कि बदलाव की बयार अब शुरू हो गई है।
जिस तरह से हिलेरी क्लिंटन अब सामने आई है, मेरा सवाल शायद कुछ जल्दबाजी में हो सकता है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका इराक, अफगानिस्तान और सीरिया में अपनी फौजों को भेजकर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उस सब से निपटना हिलेरी क्लिंटन के लिए कितना मुश्किल होगा? देखिए, मुश्किल तो उनके लिए बहुत होगा, लेकिन हिलेरी क्लिंटन का व्यक्तित्व जो है वो हमेशा देखा गया है कि एक शांति की तरफ रहा है। जब भी कहीं कोई दंगे हुए हैं, जब भी कहीं कोई इस तरह की वारदात हुई, तो उसमें उनका स्टेटमेंट जरूर आता है। तो उनका जो एक व्यक्तित्व है वो उस तरीके का है कि वो मसलों को सुलझाना चाहेंगी, लेकिन कैसे सुलझाना चाहेंगी, कब सुलझाएंगी, ये कहना अभी जल्दबाजी हो। चलिए, अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन अमेरिका में बदलाव शुरू हो चुका है। एक महिला उम्मीदवार के तौर पे हिलेरी क्लिंटन अब अमेरिका में उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए घोषित हो चुकी हैं। चलिए, अब बात करेंगे फ्रांस में एक अजीबोगरीब घटना हुई। इस घटना में एक पादरी की मौत हुई है। क्या कुछ अपडेट्स हैं इस पे, हमें प्रीति बताएंगी। प्रीति, क्या कुछ अपडेट्स हैं? फ्रांस में एक पादरी की हत्या हुई, कहा जा रहा है कि ये एक आतंकी हमला था। जी शाकिर, पादरी की हत्या हो गई। ये फ्रांस में 12 दिन के अंदर दूसरी ऐसे आतंकी हमला बताया जा रहा है। इसमें 2 हमलावरों ने पादरी, मतलब 2 लोगों को बंधक बना लिया था एक कमरे में, जिसमें इसकी एक की गला रेत कर हत्या कर दी, जो कि एक पादरी थे। दूसरा जो बंधक था उसकी भी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, और इसकी आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है कि ये जो आतंकी मारा गया है, जो संदिग्ध आतंकी मारा गया, उसका नाम आदिल है, और वो उससे पहले भी वो सीरिया में घुसने की कोशिश कर चुका था। चलिए, लगातार ये अमेरिका, सीरिया, फ्रांस और इस तरह के हालात बन रहे हैं कि लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कौन कब किस पे हमला कर दे, ये पता पाना मुश्किल है, और यही स्थिति लोगों में एक डर और खौफ पैदा करती है, जिसके चलते कभी अनजाने में और कभी जानबूझ के छोटी घटना भी आतंकी घटना बता दी जाती है, और कभी आतंकी घटना पर ध्यान भी नहीं जाता। चलिए, बात करेंगे अब खेल की। न्यूज़रूम लाइव में अब खेल पे हम जब आएंगे तो बात करेंगे उस डोप टेस्ट से जुड़े हुए विवाद की, जिसके चलते भारत को एक बड़ा झटका लगा था। उसके बाद अब खबर यह आ रही है कि भारतीय कुश्ती संघ ने एक नए खिलाड़ी का चयन किया है, जो रियो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। क्या कुछ अपडेट्स है, हमें कार्तिक बताएं। भारतीय कुश्ती संघ ने प्रवीण राणा का नाम आगे भेजा है, और ये वही प्रवीण राणा है जिन्होंने नरसिंह यादव ने फाइनल ट्रायल में इनको शिकस्त दी थी। तो अभी तक जो जिस तरह से नरसिंह यादव ने आरोप लगाए थे कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ है, और कुश्ती ओलंपिक संघ भी हमारे सामने आया था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और लगातार ये कहा था ये किसी तरह की साजिश थी। इस पे कोई अपडेट मिल पाया? कोई एफआईआर दर्ज हुई है? कोई अपडेट कौन था इस साजिश के पीछे? आज नाडा के सामने ये नरसिंह यादव पेश होंगे, और एक संदिग्ध शख्स का नाम सामने आ रहा है। कुक ने बताया उनके कि यह शख्स, एक संदिग्ध शख्स सफेद पाउडर जिसने मिलाया था, वो एक अंतर्राष्ट्रीय रेसलर का छोटा भाई है। एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिन खिलाड़ियों पर हम लाखों रुपए खर्च करके उनको प्रैक्टिस करवाते हैं और लगातार उन पर निगाह रखी जाती है, लेकिन उनकी सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक है। इस पाउडर की जगह कुछ और भी हो सकता था, जो हमारे खिलाड़ियों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता था। इस पर नजर रखनी चाहिए। चलिए, एक खबर और खेल के मैदान की, क्रिकेट से जुड़ी खबर, जिसपे कार्तिक और ज्यादा अपडेटिंग। कार्तिक, एक टेस्ट मैच की और शुरुआत हुई है। पाकिस्तान का टेस्ट मैच तो एक अलग चल रहा था, भारत अपना टेस्ट मैच जीत चुका है। एक टेस्ट मैच सीरीज की और शुरुआत है। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच चल रहा है, और कल श्रीलंका ने बहुत ऑस्ट्रेलिया हावी रही है श्रीलंका के ऊपर, और 117 रन पे उनको ऑल आउट कर दिया। चलिए, खेल की दुनिया की खबरों के बाद अब न्यूज़रूम लाइव में हमारा वक्त हो चुका है आपसे रुखसत लेने का। न्यूज़रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया नाउ।